आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अम्लों और क्षारों के रासायनिक गुण के बारे में। अम्लों और क्षारों के जो सामान्य गुण थे, उनका स्वाद कैसा होता है, उनकी प्रकृति कैसी होती है, इन सब के बारे में अम्लों और क्षारों के सामान्य गुण पिछले वीडियो में आप जान चुके हैं। आज हम अम्लों से होने वाली रासायनिक अपक्रिया के बारे में, क्षारों से होने वाली रासायनिक अपक्रिया के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अम्लों के रासायनिक गुणों के बारे में जानते हैं कि जब अम्ल किसी दूसरे रसायन के साथ, केमिकल के साथ क्रिया करता है तो किस प्रकार की अपक्रिया संपन्न होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अम्लों के रासायनिक गुण में अध्ययन करते हैं। पहला जो पॉइंट है कि अम्ल धातुओं से किस प्रकार से क्रिया करता है, यानी अम्लों की धातुओं से क्रिया, अम्लों की धातुओं से। अम्ल धातुओं से किस प्रकार से क्रिया करता है, तो आपको बता दें कि कोई भी अम्ल है वो धातुओं से, जैसे सोडियम हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, कई प्रकार की धातुओं से अम्ल क्रिया करके मुख्यतः ज्वलनशील जो हाइड्रोजन गैस होती है वो उत्पन्न करता है। या इसके पहले भी आप पढ़े होंगे कि पॉप की ध्वनि के साथ, यानी कि अगर किसी भी अम्ल की धातुओं से क्रिया करते हैं तो जलती हुई माचिस की तीली के साथ ले जाने पर वो पॉप की ध्वनि के साथ जलता है। तो अम्लों की धातुओं से क्रिया में पहला पॉइंट ये है कि जब किसी भी अम्ल की धातुओं से क्रिया कराते हैं, या कह लीजिए धातुओं की तनु अम्लों से क्रिया कराते हैं, तो उस विलयन में से हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है। यानी कि अम्ल जो होते हैं वो धातुओं में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। इस प्रकार से उदाहरण की सहायता से भी समझा जा सकता है। सोडियम धातु है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब जब दोनों की रासायनिक अपक्रिया होगी तो यहाँ से सल्फ्यूरिक अम्ल में से जो हाइड्रोजन H2 है ये विस्थापित कर दे रहा है, तो क्या बन रहा है, Na2SO4। हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है, हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जा रहा है। ये क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जा रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है। इसी प्रकार से Mg प्लस H2SO4 ये हो जाता है MgSO4, और यहाँ से भी हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता है। तो ये धातुओं की अम्लों से क्रिया होने पर इस प्रकार के समीकरण, इस प्रकार की अपक्रियाएं प्राप्त होती हैं कि हाइड्रोजन गैस अलग हो जाता है और ये इस प्रकार से धातु का लवण प्राप्त होता है। अब इसके बाद अम्लों के रासायनिक गुण में बात करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, अम्लों की धात्विक ऑक्साइड से क्रिया। अम्लों की धात्विक ऑक्साइड से क्रिया, यानी धातुओं के ऑक्साइड से जब अम्ल क्रिया करता है तो क्या बनता है। धातुओं के ऑक्साइड से क्रिया में आपको बता दें कि प्रायः धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और
जब भी अम्ल धातुओं के ऑक्साइड से क्रिया करता है, जैसे जिंक एक धातु है, जिंक का ऑक्साइड है, कॉपर धातु है, कॉपर के ऑक्साइड, तो इन सब के ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। लेकिन जब यही अम्ल उन धातुओं के ऑक्साइड से क्रिया करता है तो उन धातुओं का लवण बनता है और जल उत्पन्न होता है। यानी जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो जा रहा है तो वहाँ पर जल को अलग कर दे रहा है धातुओं के ऑक्साइड में से। यानी कि जैसे एक उदाहरण की सहायता से जिंक ऑक्साइड ले लिया जाए, ZnO जिंक ऑक्साइड है। अब इसकी हम क्रिया कराएंगे तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से 2HCl, तो क्या मिलेगा रिएक्शन में, ZnCl2 प्लस 2 हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन, ये हो जाएगा H2O जल, और ये लवण है जिंक क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक ऑक्साइड, यानी जिंक ऑक्साइड से क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखिए लवण बना रहा है और जल बना रहा है। यानी कि जब भी अम्ल धातुओं के ऑक्साइड से क्रिया करता है, यही सब रासायनिक गुण हैं अम्लों के, कि जब अम्ल धातुओं से क्रिया करता है तो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, उदाहरण में आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं कि धातुओं की ऑक्साइड से जब क्रिया करता है तो जल अलग हो जाता है और उन धातुओं का लवण अलग हो जाता है। इसी प्रकार से कॉपर के ऑक्साइड का देख ले रहे हैं, CuO, कॉपर का ऑक्साइड जब तन H2SO4 से क्रिया करता है तो इसी प्रकार से यहाँ क्या बनेगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट, देखिए SO4 सल्फेट यहाँ कॉपर से, और यहाँ से H2O वो क्या बन जाएगा, H2O जल, यहाँ भी जल उत्पन्न हो जा रहा है। तो सेम इसी प्रकार से अब क्रिया मिलेगी आपको कि धात्विक ऑक्साइड से भी क्रिया करने पर क्या बन रहा है, लवण बन रहा है और जल। अब इसके बाद बात करते हैं अगला पॉइंट, अम्लों की धात्विक कार्बोनेट से क्रिया, अम्लों की धात्विक कार्बोनेट से क्रिया। धातुओं के कार्बोनेट से किस प्रकार हम क्रिया करते हैं, अभी सब क्रिया में देखते हैं। जब भी अम्ल की धात्विक कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं तो अम्ल की धात्विक कार्बोनेट से क्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है और जल भी बनता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और जल बन रहा है, और जो धातु का लवण है वो तो इस प्रकार से सभी रिएक्शन में बन रहा है, धातु का लवण बन रहा है, उसी प्रकार से यहाँ भी होगा। यानी कि एक चीज़ आप कॉमन देख रहे हैं कि जब भी अम्ल की, चाहे वो धातु से क्रिया हो, चाहे वो धातु के ऑक्साइड से क्रिया हो, चाहे वो धातु के कार्बोनेट से क्रिया हो, हर कंडीशन में धातु का लवण बन रहा है। एक चीज़ सब में कॉमन है कि धातु का लवण आपको हर अपक्रिया में मिलेगा। दूसरी चीज़ आपको अंतर पैदा करना है अपक्रिया में, किस प्रकार से कि अगर धातुओं से क्रिया हो रही है तो लवण के साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा, अगर अम्लों की धात्विक ऑक्साइड से क्रिया हो रही है तो लवण के साथ में जल उत्पन्न होगा, और अगर अम्लों की धात्विक कार्बोनेट से क्रिया हो रही है तो किस प्रकार से लवण के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा और जल भी उत्पन्न होगा। ये इस अपक्रिया के माध्यम से देखते हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट
Na2CO3 की अपक्रिया की हम क्रिया कराएंगे HCl तन HCl से, तो देखिए किस प्रकार से क्या हो रहा है। अब सोडियम कार्बोनेट की जब तन HCl से क्रिया कराएंगे, देखिए यहाँ पर लवण बनेगा। किस प्रकार से लवण बनेगा, Na और Cl सोडियम क्लोराइड का लवण बनेगा। अब इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा और जल भी बनेगा, और अपक्रिया को हम संतुलित कर ले रहे हैं। इस प्रकार से हाइड्रोजन 2 है इधर, वहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 1 3 है और यहाँ भी 3 है, नाइट्रोजन इधर 2 है, ये भी 2 है, क्लोरीन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी पूरी तरह अपक्रिया संतुलित है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो लवण बन रहा है सोडियम क्लोराइड, इससे आप परिचित भी होंगे। सोडियम क्लोराइड का लवण कार्बन डाइऑक्साइड और H2O आप देख ही रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सोडियम कार्बोनेट। अब इसके बाद बात करते हैं अम्लों की क्षारों से क्रिया। यानी अम्ल जब क्षारक से या क्षार से क्रिया करता है तो क्या होता है, यहाँ भी लवण बनता है। यानी कि जब भी अम्ल क्षार से क्रिया करता है, किस प्रकार से देखिए 2HCl प्लस 2NaOH किस प्रकार से, ये अम्ल है और ये क्षारक है। 2HCl प्लस 2NaOH क्रिया करेंगे, NaCl का लवण बनेगा, 2NaCl प्लस क्या बच रहा है, H2O, ये लवण बन रहा है और जल बन रहा है। यानी यहाँ भी उसी प्रकार से अपक्रिया हो रही है। अपक्रिया देखेंगे तो दोनों तरफ संतुलित भी है, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, हाइड्रोजन 2 यहाँ 4 और यहाँ भी 2 2 4, सोडियम क्लोराइड 2 दोनों तरफ मौजूद है। तो यहाँ आप अम्लों के गुण में अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो 4 पॉइंट्स आपको मेन बताए गए हैं कि अम्लों के रासायनिक गुण में आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। इस प्रकार से अंतर हम कर सकते हैं कि जब भी अम्ल धातुओं से क्रिया करेगा तो धातुओं के लवण के साथ साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रहा है। जब भी अम्ल धातुओं के ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो लवण के साथ साथ जल उत्पन्न हो रहा है। जब वही अम्ल धात्विक कार्बोनेट यानी धातुओं के कार्बोनेट से क्रिया करेगा, कार्बोनेट देखिए सोडियम कार्बोनेट CO3 कार्बोनेट आयन है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें बन रही हैं लवण के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये चीज़ आपको याद रखना है। और जब भी अम्ल और क्षार यानी अम्ल क्षार से या क्षारक से क्रिया करता है तो दोनों का प्रभाव निरस्त हो जाता है और साथ साथ लवण तो बनता ही है और बाई प्रोडक्ट जल के रूप में प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में कि अम्लों के रासायनिक गुण आप कैसे याद रखेंगे। तो इससे याद रखने का कोई आसान तरीका नहीं है। आप आसानी से केवल यही देख सकते हैं कि सब में लवण एक चीज़ है जो कॉमन है और बाकी जो हाइड्रोजन बन रहा है धातुओं से क्रिया कराने पर, धात्विक ऑक्साइड से क्रिया कराने पर जल बाई प्रोडक्ट और धातुओं के कार्बोनेट से क्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और उसके साथ क्षारों से क्रिया जो उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं जिसको, इसमें लवण और जल प्राप्त होता है। अब इसके बाद अम्लों के रासायनिक गुण आप पढ़ चुके हैं, क्षारों के रासायनिक गुणों के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं क्षारों के रासायनिक संबंध, क्षारक के या क्षारकों के
क्षारकों के रासायनिक गुण में पहला पॉइंट जैसे हमने देखा था, अम्लों के रासायनिक गुण में सबसे पहले धातुओं से क्रिया। तो यहाँ भी देखेंगे धातुओं से क्रिया, ये धातुओं से किस प्रकार से क्रिया करते हैं क्षारक और क्या क्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जिस प्रकार से अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहे थे और लवण बन रहा था, उसी प्रकार से जब भी क्षारक, लेकिन कुछ ऐसी धातुएं हैं जो क्षारक के साथ क्रिया करके ये अपक्रिया प्रदर्शित करती हैं, बाकी सभी धातुओं के साथ यह अपक्रिया संपन्न नहीं होती हैं। कुछ प्रॉपर धातुएं ही होती हैं जो क्रिया करती हैं। तो क्षारक कुछ धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, यानी कि अम्लों के समान अपक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले Zn जिंक धातु है 2NaOH, Zn 2NaOH यानी जिंक किससे क्रिया कर रहा है, NaOH क्या है, क्षार है। क्या प्रोडक्ट के रूप में बनेगा देखेंगे, हाइड्रोजन तो हमको मिलेगा ही। अब हाइड्रोजन के बाद क्या बच रहा है, देखिए 2 हाइड्रोजन निकल रहा है। अब Zn केवल एक बच रहा है, 2 सोडियम बच रहा है और 2 ऑक्सीजन बच रहा है। तो किस प्रकार से Na2 Zn सिंगल है, O2 यही बचेगा, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट ये भी एक लवण है, यानी जिस प्रकार से वहाँ लवण और हाइड्रोजन गैस बन रहा था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी सोडियम जिंकेट का लवण बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। यानी कि धातुओं से जो क्रिया है वो अम्लों की और क्षारों की दोनों लगभग एक समान है। वहाँ पर भी लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, यहाँ पर भी धातु के लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होते हैं। दोनों में अंतर क्या है कि अम्ल जो होते हैं वो अधिकतर धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, और क्षारक जो होते हैं वो केवल कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अब इसके बाद आगे बात करते हैं धातुओं के ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड से क्रिया, धात्विक ऑक्साइड से क्रिया, अधात्विक ऑक्साइड। अम्लों की हमने धात्विक ऑक्साइड से क्रिया पढ़ा, और यहाँ क्षार की हम पढ़ेंगे क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड से। और धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति के बारे में आपको बताया गया कि धातुओं के ऑक्साइड वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातुओं जैसे सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, इस प्रकार से अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो प्रायः अम्लीय होते हैं। और इनसे क्या क्रिया होती है किस प्रकार, तो वहाँ पर हमने देखा था कि अम्ल धातुओं के ऑक्साइड से क्रिया करके लवण बना रहा था और जल बना रहा था। यहाँ भी उसी प्रकार से है कि अधातुओं के ऑक्साइड, यहाँ पर धातुओं के ऑक्साइड की बात नहीं हो रही है, अधातुओं के ऑक्साइड की बात हो रही है। अधातुओं के ऑक्साइड में जैसे हम बात करते हैं कार्बन एक अधातु है, सल्फर हो गया ये भी एक अधातु है। तो इन सब के ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड आदि, तो ये जो क्षारक होते हैं अधातुओं के ऑक्साइड के साथ क्रिया करके यहाँ भी लवण और जल बनाते हैं। तो किस प्रकार से क्रिया संपन्न होती है, यानी कि अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारक क्रिया करके क्या बनाते हैं, संगत लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। उदाहरण देख लिया जाए 2NaOH क्षार हो गया। अब इसके बाद अधातु के ऑक्साइड की बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये जो क्रिया का समीकरण है 2NaOH + CO2, यहाँ पे क्या बनेगा Na2CO3 लवण बनेगा सोडियम कार्बोनेट का, और क्या बनेगा जल बनेगा, सोडियम कार्बोनेट और जल। ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड हो गया।
यानी कि अधातुओं के ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अब इसी प्रकार से अगर बात करें 2NaOH सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, तो इसी प्रकार से अब क्रिया संपन्न होती है 2NaOH प्लस SO2, यहाँ पर Na2SO3 प्लस H2O सेम अब क्रिया घटित होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर सोडियम सल्फाइड बनता है, लवण और जल बनता है। सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड का लवण बन रहा है और क्या बन रहा है, जल बन रहा है। अब इसके बाद अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया, क्षारों की अम्लों से क्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। उदासीनीकरण अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया। तो जिस प्रकार से अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि क्षार अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। 2NaOH प्लस 2HCl गिव्स, लवण बनेगा 2NaCl का सोडियम क्लोराइड का और प्लस 2H2। इस प्रकार से ये हो गया आपका क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अम्ल हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये सोडियम क्लोराइड का लवण हो गया, और यहाँ क्या बन रहा है, जल। ये उदासीनीकरण अपक्रिया है, और इस अपक्रिया के होने के पश्चात उष्मा भी मुक्त होती है, यानी ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण। तो ये क्षारों के रासायनिक गुण हैं। अब आप देखेंगे जरा दोनों की एक साथ अगर तुलना करते हैं, तो तुलना करते हैं अम्लों की धातुओं से क्रिया होने पर भी लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रहा है, और क्षारक की भी सेम प्रोसेस है, लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रहा है। अंतर दोनों में केवल इतना है कि अम्ल प्रायः सभी धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जबकि क्षारक केवल कुछ धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। बात करते हैं धातुओं के ऑक्साइड और अधातुओं के। अम्ल धातुओं के ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, और क्षारक अधातुओं के ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। उसमें एक पॉइंट आपको और बताया गया था, धातुओं के कार्बोनेट के साथ क्रिया। धातुओं के कार्बोनेट के साथ क्रिया कराने पर दो बाई प्रोडक्ट बनते हैं लवण के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये आपको बताया गया था। और फिर बात करते हैं धातुओं अम्लों और क्षारों की आपस में क्रिया। जब भी अम्ल क्षार से क्रिया करता है या क्षार अम्ल से क्रिया करता है, तो इस प्रकार से लवण और जल बनता है। ऐसी अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। तो ये अम्लों और क्षारों के प्रमुख रासायनिक गुण हैं, इसके बारे में आपको बताया गया, और आसानी से जो तरीका आपको बताया गया है, इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं, आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है।